हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप जो कि अभी बांग्लादेश में होने वाला था अक्टूबर में, अभी शिफ्ट किया जा रहा है यूएई। अभी हाल ही में क्रोएशिया ने फिर से अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू किया है और सऊदी अरब ये पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रान्यास का निधन हुआ है। 117 वर्ष इनकी उम्र थी। एमपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान अभी हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। किस खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा यानी कि 39 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये है डारियस विसर। अभी हाल ही में मन्याचीवाड़ी गांव जो कि महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव बना है। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का शेफ डी मिशन चुना गया है सत्यांग प्रकाश सांगवान को। भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? जापान के साथ। और स्टारबक्स के जो नए सीईओ बने हैं ब्रायन नकोल बन गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल देख लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के अनुसार किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है? तो पिछले साल की तरह इस साल भी आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। आरबीआई ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। लगातार दूसरे वर्ष आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ की रेटिंग दी गई है। यदि यहां से मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तब इसका आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन यदि पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आंसर होगा सीडी देशमुख। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आरबीआई ने अभी रेपो रेट ये कितनी बरकरार रखी है? रेपो रेट देखिए अभी तो चेंज नहीं हुई है, 6.5% ही रखी गई है अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं CS शेट्टी, ये एसबीआई के अगले चेयरमैन बनने जा रहे हैं और ये स्थान लेने जा रहे हैं दिनेश कुमार खारा का। अगस्त लास्ट तक इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अतुल कुमार गोयल है पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के MD CEO हो जाएंगे। सवाल नंबर दूसरा है, इंपॉर्टेंट मार्क करें इसे, आईसीसी के अगले चेयरमैन कौन बनने जा रहे हैं? तो आईसीसी के अगले चेयरमैन ये रहेंगे जय शाह। अभी तक आप पढ़ते थे कि जय शाह ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, बीसीसीआई के सचिव, इसके अलावा एसीसी के ये अध्यक्ष थे, एशियाई क्रिकेट परिषद के। लेकिन मैं आपको बता दूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मोहसिन नकवी हैं, ये अब एसीसी के इनकी एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आप ये जरूर याद रखें कि आईसीसी के अध्यक्ष ये अगले तो होंगे जय शाह, ये किनका स्थान लेंगे? न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का। यदि मैं बात करूं आईसीसी की, फॉर्मेशन ईयर 1909 है, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। तो 2024 नवंबर में जो जय शाह है ये आईसीसी के चेयरमैन का पदभार संभाल लेंगे। एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद जय शाह इस पद पर आसीन होने वाले तीसरे भारतीय बनने जा रहे हैं। चेयरमैन के चुनाव में 16 वोट होते हैं और मेजोरिटी 9 वोटों की होती है, यानी कि इसका 51%, जो कि जय शाह ने हासिल किया है। थॉमस बाक कौन है? तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। आईसीसी के कुछ टूर्नामेंट हम देख लेते हैं। देखिए टी20 वर्ल्ड कप आपको मालूम है 2024 का जो हुआ था पुरुषों का, ये होस्ट किसने किया था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने, जिसमें कि टॉप पर रहा था, मतलब कि विजेता रहा था भारत साउथ अफ्रीका को हरा करके। जो अगला टी20 वर्ल्ड कप है 2026 का, पुरुषों की ही मैं बात कर रही हूँ, इसे भारत और श्रीलंका ये दोनों मिलकर के होस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और यदि मैं बात करूं महिलाओं का टी20 वर्ल्ड कप, इस साल अक्टूबर के महीने में होना है और इसे कौन होस्ट करने जा रहा है? यूएई। पहले होस्ट करने जा रहा था बांग्लादेश। अगला सवाल है,
अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये किस देश के दौरे पर हैं? तो दो यूरोपियन कंट्री है, एक तो है पोलैंड, दूसरी है यूक्रेन। इन दोनों देशों के दौरे पर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे पहले यदि मैं बात करूं पोलैंड की, आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं यूरोप मैप में। ये है पोलैंड, जिसके ऊपर में बाल्टिक सी की लोकेशन है। इसके पड़ोसी कंट्री में जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, बेलारूस, लिथुआनिया जैसी कंट्रीज हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 वर्षों में यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें ये वहां के राष्ट्रपति डूडा और प्रधानमंत्री टस्क के साथ बैठक करने जा रहे हैं। पोलैंड की जो कैपिटल है वारसा है, करेंसी पॉलिश जलोटी है, प्रधानमंत्री का नाम जस्ट मैंने बताया है डोनाल्ड टस्क है। फिर नेक्स्ट कंट्री जो ये विजिट करने जा रहे हैं ये है यूक्रेन। यूक्रेन की लोकेशन यदि आप देखें है तो ये यूरोप में। यूक्रेन के नीचे ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही है क्रीमिया वाला क्षेत्र, और इसी क्रीमिया पर अधिग्रहण ये किया गया था रशिया के द्वारा। जो आप ग्रुप ऑफ 7 पढ़ते हैं आज की डेट में, ये पहले ग्रुप ऑफ 8 हुआ करता था, क्योंकि इसमें रशिया भी शामिल था। लेकिन जब रशिया ने क्रीमिया पर अधिग्रहण कर लिया ना, जो कि यूक्रेन का हुआ करता था, तब से ये विवाद छिड़ा है, जिसके बाद से रशिया को G7 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और क्रीमिया के जस्ट नीचे ये किसकी लोकेशन है? ब्लैक सी की, यानी कि काले सागर की। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा करने जा रहे हैं, जो कि 1992 में राजनैतिक संबंधों की शुरुआत के बाद उनकी पहली यात्रा है, जिसमें कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन यात्राओं का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और व्यापार, निवेश, शिक्षा और अनिवार्य मुद्दों को संबोधित करना है। दिस विजिट्स एम टू स्ट्रेटन bilateral relations and address trade, investment, education and humanitarian issues। तो यूक्रेन जिसकी कैपिटल कीव, करेंसी यहाँ की हर्वनिया हो जाएगी, व्लादिमीर जेलेंस्की प्रेसिडेंट है और डेनिस साम्याल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। अगला सवाल है, कौन सा राज्य सार्वजनिक ई व्हीकल यानी कि पब्लिक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में टॉप पर है? यानी कि सबसे ज्यादा पब्लिक ई व्हीकल स्टेशन ये किस राज्य में है? सबसे ज्यादा बताया गया है कर्नाटका में। कर्नाटक में 5,765 यानी कि 5,765 पब्लिक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। और इसमें से 85% जो है ये बैंगलोर में है। फेम योजना के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि ये फेम योजना है क्या, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। तो ये जो फेम योजना है ना, ये ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ये योजना है। इसका मकसद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए लोगों को इनकरेज करना है। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या होता है कि ई व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाती है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है। तो फेम योजना बेस्कॉम निवेश और पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल आप कह सकते हैं, इसके द्वारा समर्थित कर्नाटक ई व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी अग्रणी रहा है। इस राज्य का लक्ष्य 2500 नए स्टेशन और बिजली कंपनियों के साथ 100 स्टेशनों के लिए 35 करोड़ के निवेश के साथ ई व्हीकल अपनाने को आगे बढ़ाना है। यदि मैं बात करूं कर्नाटका की, इसकी कैपिटल बैंगलोर है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, राज्यपाल थावर चंद गहलोत, अंशी कुद्रेमुख, नागरहोल बन्नरघट्टा, ये इंपॉर्टेंट इसके नेशनल पार्क हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक ने अभी हाल ही में रामनगर जिले का नाम बैंगलोर दक्षिण करने का फैसला किया। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं पर है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया गया है। बैंगलोर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोली गई है। सतूर यात्रा फेस्टिवल 2024 कर्नाटक के मैसूर में शुरू हुआ है। और भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाई विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटका में किया। नंबा कंबाला फेस्टिवल, जो कि एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, बैंगलोर में ही शुरू हुई। ट्रैफिक इंडेक्स में ग्लोबली जो बैंगलोर है 6वें स्थान पर है, भारत की तरफ से टॉप पर। ओवरऑल टॉप पर लंदन है। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो कक्षा 7 से 12 में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, सैनिटरी पैड की खरीद के लिए उनके अकाउंट में डायरेक्ट ही पैसे ट्रांसफर करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ,
ये देश की पहली एआईसीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने जा रही है। और ओडिशा की यदि मैं बात करूं तो भारत का पहला 24/7 ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम यहीं पर स्थापित किया गया है। सवाल नंबर 5वां है, 26वां सी एट क्रिकेट पुरस्कार में अभी हाल ही में मेल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। एक समारोह जो कि मुंबई में आयोजित किया गया था। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज इसमें चुना गया विराट कोहली को, और राहुल द्रविड़ जो कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अब तक कोच हुआ करते थे, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। अब मैं आपको बता दूं, राहुल द्रविड़ के स्थान पर अब जो भारतीय क्रिकेट टीम के मतलब पुरुषों के जो कोच हैं ये गौतम गंभीर बन गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि T20 से संन्यास ये विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसके अलावा सर रविंद्र जडेजा ये भी ले चुके हैं। हार्दिक पांड्या इन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर चुना गया था आईसीसी के द्वारा, और ये ऑलराउंडर चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। सूर्य कुमार यादव सर्वश्रेष्ठ कैच ऑफ द मैच, क्योंकि आपको मालूम है कि इन्हीं के द्वारा जो कैच लिया गया था डेविड मिलर का लास्ट ओवर में, जिसके कारण पूरा मैच पलट गया था, तो सर्वश्रेष्ठ कैच ऑफ द मैच का अवार्ड इन्हें ही मिला था। 19वां CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन रिसेंटली राजधानी दिल्ली में किया गया है। CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है। इसका पहला संस्करण जो है ना, ये 2005 में आयोजित किया गया था। इसका पर्पस क्या है? तो भारत और अफ्रीका के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है, अफ्रीका में चिन्हित क्षेत्रों में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करना है, और भारतीय उद्योग और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं इनके बीच में संवाद बढ़ाना, ये इसमें शामिल है। ये इसमें गलती से शामिल हो गया है, कल के कंटेंट का ये डेटा है, इसे मैं हटा दूंगी। ठीक है, भारत अफ्रीका व्यापार संबंधी की यदि मैं बात करूं तो भारत जो है ये अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है, जबकि यूरोपीय यूनियन ये अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 2022-23 में भारत और अफ्रीका के बीच कुल व्यापार ये $98 बिलियन था, और अफ्रीका में अभी तक भारत का जो कुल निवेश है, इन्वेस्टमेंट, $73.9 बिलियन रहा था। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो जो बैंगलोर है ये ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है, यानी कि भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर यही है, जस्ट हमने डिस्कशन किया ही है। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था जनवरी के महीने में। और यदि मैं बात करूं गुवाहाटी की, असम गुवाहाटी ने इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी की, और इसमें जो मस्कट रहा था शुभंकर, ये रहा था अष्टलक्ष्मी, जबकि इसमें पदक तालिका में टॉप पर थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो स्थापना है ये हरियाणा में की जाएगी। प्रतिष्ठित संस्थान है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ ये तो इस साल है ना, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस, या इसे ही आप कह सकते हैं संविधान अंगीकार दिवस, क्योंकि भारत का जो संविधान है इसी दिन 26 नवंबर 1949 में बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में, जिसे आप रिपब्लिक डे के रूप में जानते हैं। तो अभी इस साल इसकी 75वें साल कंप्लीट करने के मौके पर हरियाणा में स्थापित होने जा रहा है भारत का पहला संविधान संग्रहालय। जो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है इसके कैंपस में स्थापित होने वाला ये जो संग्रहालय है, इसका उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित ये किया जाएगा 26 नवंबर 2024 को। यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो अटल सेतु का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी महाराष्ट्र में किया था, और अभी महाराष्ट्र लाडला भाई योजना लेकर के आया है। 24/7 अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम ये ओडिशा ने लॉन्च किया, और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय यानी कि मैरीटाइम म्यूजियम ये लॉन्च किया गया है लोथल गुजरात में।
सवाल नंबर 8वां है, भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया कब है? तो आपको मालूम है कि 23 अगस्त को भारत के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि सरकार ने घोषणा की थी। क्यों? क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त 2023 में जो भारत का मून मिशन है जिसका नाम है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 माफ कीजिएगा, चंद्रयान 3 जो है ये सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंडिंग कर गया था। हालांकि लॉन्च किया गया था ये 14 अगस्त को, और साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। तो उस दिवस की याद में 23 अगस्त को क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। और इस बार की थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, यानी कि टचिंग लाइफ्स बाय टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस स्टोरी। आप ये भी याद रखें कि चंद्रमा पर जाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। सोवियत संघ, अमेरिका, चाइना के बाद भारत चौथा है। इस साल जापान 5वां बना है, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला पहला देश भारत है। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन बना है? तो भारत का जो अमूल है ये बना है सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड। खाने पीने के प्रोडक्ट बनाने वाली दिग्गज कंपनी जो अमूल है, इसका दबदबा पूरे भारत में तो पहले से था ही, अब दुनिया ने भी अमूल की बादशाहत को स्वीकार किया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमूल अब दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बना है। उसे ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट में AAA+ की रेटिंग दी गई है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ करके $3.3 अरब हो चुकी है। कंपनी ने पिछले साल लिस्ट में नंबर 1 रही हर्शीज को अभी पीछे छोड़ा है। सवाल नंबर 10वां जो कि मैंने रिवीजन के रखा है, जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने हैं? ये बने हैं नलिन प्रभात। और ये किनका स्थान लेने जा रहे हैं? RR स्वैन का। नलिन प्रभात जो कि 1992 बैच के IPS ऑफिसर है। अनीश दयाल सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक BSF के हो जाएंगे। दलजीत चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे। चलिए, कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों का यदि हम डिस्कशन करें तो हरिजन संघ की स्थापना ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, भूदान आंदोलन विनोबा भावे, रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, गदर पार्टी लाला हरदयाल, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चैटर्जी, गोल्डन टेम्पल बनवाया था अर्जुन देव ने, बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल, पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने कल आपसे पूछा था 24/7 चलने वाला अनाज ATM किस राज्य में खोला गया? ओडिशा राइट आंसर था। आज का सवाल है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।